चलिए भाई शुरू कर दें। वेक्टर वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ लिया था, और उसके बाद अब नंबर आ गया था मिसलेनियस एक्सरसाइज का। और मिसलेनियस में जैसा कि हम सब जानते हैं सब कुछ मिला जुला होगा, तो पूरा मजा आने वाला है। पहला एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल क्या वही है, राइट डाउन ऑल यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन, है ना? यही है ना? क्या नई वाली किताबों में है कि नहीं है? नहीं, मिसलेनियस एग्जांपल नहीं करे थे, नई वाली किताब तो खुद आई नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर बताओगे क्या है? हमसे कह रहा है सारे यूनिट वेक्टर्स लिखिए एक्स वाई प्लेन में जितने भी आते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें मुझे सोच के ये बताओ कि अगर उसने कहा यूनिट वेक्टर्स, है ना, तो अगर हम पहले लेट कर लें, आर ले लें उसको यूनिट वेक्टर को, क्योंकि लेट करना पड़ेगा तो एक्स आई वाई जे। क्या यहां पर जेड के भी लिखूं? क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन का है, तो एक्स वाई प्लेन का मतलब जेड कोऑर्डिनेट नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो हमने ये लेट कर लिया ऐसा होगा। और क्योंकि उसने कहा है कि वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताएंगे? रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कुछ ऐसा। क्या आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है वेक्टर का? रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या है, मतलब जे का कोफिशिएंट क्या है? वाई, उसका स्क्वायर। रूट के अंदर था ये, इज इक्वल टू 1, और फिर स्क्वायरिंग कर दी तो रूट हटके 1 बन गया। ये हो गया मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है ना? तो क्या ये सारे जो यूनिट वेक्टर थे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक सर्कल। आ रही ध्यान? ये 11th क्लास के सर्कल की क्वेश्चन है जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर है ओरिजिन। ठीक है जी, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक वही सर्कल बनाया। देखिए ऐसा करके सर्कल बना दिया हमने एक, जिसकी रेडियस 1 1 1 1 ले ली। ठीक है ना, एक्स वाई एक्सिस हो गई दोनों। ठीक है, और रिप्रेजेंट कर रहा था ये। अब समस्या क्या है, इस वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, आपको देखो इस वेक्टर को ऐसे होगा ना वेक्टर, ये बताओ। एक्स आई प्लस वाई जे का मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में माने अगर इसे, तो यहीं कहीं होना चाहिए वेक्टर ये। इस वेक्टर के हिसाब से अगर मैं यहां पर लू एक्स आई प्लस वाई जैसा था वेक्टर ये, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला हिस्सा, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया यहां से, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब मुझे बताओ ये हिस्सा कितना होना चाहिए, इसको देख के बताओ। एक्स में पता होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स कमा वाई होगा। कोऑर्डिनेट्स में ही आई जे के लगाते हैं तो वेक्टर बन जाता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये वाला जो एक्स है वो ये होना चाहिए। ऐसे ये डिस्टेंस कौन सी होगी? वाई। सही बात है। तो हमने इसको दिखा दिया कि ये एक्स है और इसको दिखा दिया कि ये वाई है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल थीटा था, तो मैंने यहां पर क्या करा, एक बार साइन थीटा निकाला। साइन थीटा बताओ कि छोटे ट्रायंगल में क्या होगा? अच्छा ये कितना होगा ये, यानी 1, है ना? तो लिख दें यहां पर, मैग्नीट्यूड तो होता है वो, रेडियस 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 सब 1 ही तो है। तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी? परपेंडिकुलर यानी y बाई 1, तो y की वैल्यू आ गई। ऐसी cos थीटा बताओ यहां से क्या आएगा? cos थीटा बेस फिर अपॉन में 1, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू भी मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन लेट करी थी इसमें पुट कर दें अगर, ठीक है ना, तो देखें क्या बनेगा। पुट इन 1, आर वेक्टर इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे आया cos थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। कुल मिला के जितने भी यूनिट वेक्टर बन सकते थे फर्स्ट क्वार्टर मतलब एक्स वाई प्लेन में, वो इससे रिप्रेजेंट होंगे, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब तुम ये कहो कि जब यहां पर ऐड कर लिया था ये इक्वेशन आ गई थी, तो इसकी जरूरत क्या है? इसमें थीटा चेंज होता रहेगा तभी तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूं, ये वाला वेक्टर यहां है या फिर यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां, 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 कहां पर है?
थीटा तो डिपेंड करेगा। हमने ये देख लिया था कि जो हमने लेट किया था ना, उसके लेट करने से एक सर्कल बन रहा था। अब सर्कल बना दिया हमने, ये वेक्टर अभी यहां पर है, ये ओरिजिन भी यहाँ पे एक्स एक्सिस भी हो सकता था ये। अब ये उसने एक्स वाई प्लेन पूरा कहा था, उस पूरे एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड क्वाड्रेंट भी है, थर्ड क्वाड्रेंट भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी है। ये किस जगह पर कब होगा वो इसी से चलेगा पता। थीटा की वैल्यू आपके हिसाब से मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 और मैक्सिमम 2 पाई। ये घूम के यहां पूरा 360 जा सकता है बस। यानी कि थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक पुट करते रहिए, एक्स वाई प्लेन के सारे यूनिट वेक्टर्स आपको मिलते रहेंगे। थीटा की वैल्यू डाली, मान लीजिए साइन थर्ड डाल दे 30 तो cos 30 √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। अगर पहले क्वाड्रेंट में हुआ जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो वो यूनिट वेक्टर कैसा होगा? √3i/2 प्लस 1/2 जे। बताइए, थीटा की वैल्यू बदल दो, वेक्टर बदल जाएगा। आई बात समझ में? तो लास्ट में ना इसके आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि यूनिट वेक्टर से, चलो पहले यहां तक पहुंचो, सब नहीं पहुंचे ना अभी? नहीं नहीं, थीटा वेरीज वाली बात अभी मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले ना वो बताते हैं ना, सर्कल बनेगा एक कि ऑल यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन, ऑल यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन constitute a circle with center at origin and radius 1 unit, where theta, जो ये थीटा है ना यहां पर, where theta varies from 0 to 2 पाई। थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करेगा। उस सर्कल में जो भी यूनिट वेक्टर बन रहा होगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, करें अगला, पढ़िए। ये था एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 27 पढ़िए, बताइए क्या कह रहा है उसमें। एग्जाम्पल नंबर 27, एंगल निकालना है। जब भी, अच्छा बोल दिया ए बी और सी डी के बीच का, तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो पहले एंगल ढूंढना है और फिर ए बी और सी डी को कोलिनियर भी प्रूव करना है, तो कोई बड़ा काम नहीं है। बस ये मेरे ख्याल से ए और बी ढूंढना होगा आपको, ए बी सी डी सब ढूंढना होगा शायद। ए बी वेक्टर दे रखा है, वर्टिसेस दे रखे होंगे ना, हाँ बस। तो जब ए बी वेक्टर की बात करोगे तो पता है ना कैसे ढूंढते हैं ए बी वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करके पूरा ए बी मिल जाएगा। ऐसे सी डी ढूंढ लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। और फिर इन्हीं दोनों के बीच का एंगल ढूंढने का क्या मतलब है? क्रॉस प्रोडक्ट से ढूंढोगे एंगल। तुम तो महान हो भाई। एंगल ढूंढने को कहा उसने, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो लगाएगा उसका ध्यान पेपर में नहीं है, यानी कि उसका ध्यान मैथ में नहीं है। यानी कि एंगल ढूंढने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कौन लगाता है? हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, यहाँ ए बी का मैग्नीट्यूड फिर सी डी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा से थीटा मिल जाएगा। अब फिर कोलिनर की बात करें तो एज इक्वल टू लैम्डा बी से कर लो, या तो जरा बताओगे इसके बीच का एंगल कितना आया? देखो सॉल्यूशन है ना इसके पास, तो तुम्हारे पास तो इसका तुम्हें मतलब एक बार भी क्वेश्चन को पढ़ के अंदाजा नहीं लगा जब वो पहले कह रहा है कि एंगल ढूंढो, फिर दूसरी तरफ उन्हीं दोनों चीजों के बीच में वो कह रहा है कि कोलिनियर प्रूव करो, तो कतई भी आइडिया नहीं लगाया तो 0 आएगा एंगल या पाई आएगा। अच्छा, तब आइडिया आ गया दूसरी बारी में, बाकियों को दूसरी बारी में भी नहीं आया कि जब उसने पहले का एंगल ढूंढो, यहां तक ठीक था, लेकिन दूसरी बारी में फिर कहता है कि इन्हीं दोनों को कोलिनियर भी प्रूव करो। जब कोलिनियर तभी तो होंगे जब दोनों ऐसे हों या दोनों ऐसे हों, एक लाइन में तभी तो होंगे। तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 या 180 में से कुछ आना पड़ेगा। तो आपको एज इक्वल टू लैम्डा बी से दोबारा करने की जरूरत नहीं है फिर उस चीज को। हाँ, जब एंगल पाई आ जाएगा तो आप उसी से बता दोगे कि दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो दोनों एक ही लाइन में है। एक ऐसे है तो दूसरा इधर को डायरेक्टेड होगा, बस दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे, लेकिन है दोनों एक ही लाइन में, तभी तो 180 डिग्री आ रहा है एंगल। तो अलग से करने की जरूरत नहीं है उसे कोलिनियर, कहीं अलग से भैया ने बताया था एज इक्वल टू लैम्डा बी, तो बस इसे एब्सेंस ऑफ माइंड कहते हैं। एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट नहीं कर रहे तुम। जब एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी हुई हैं और दोनों चीजें हम मुझे पता है कि आपस में जुड़ी हुई हैं, एक तरफ एंगल पूछ रहा है, एक तरफ कोलिनियर कह रहा है, कोलिनियरिटी भी एंगल से संबंधित होती है, तो आपको खुद भी इस्तेमाल करना पड़ेगा इस चीज का, वरना तो पहले एंगल ढूंढोगे पाई, थोड़ी बाद फिर एज इक्वल टू लैम्डा भी प्रूव करने में लग जाओगे। ओके, चलिए 26वां हो गया हमारा, 27वां हो गया, 28वां पढ़ते हैं। 28वां बढ़िया क्वेश्चन है, चेक करो भैया। क्या ए प्लस बी प्लस सी वाला? मैंने तुमसे पहले ही कहा था जितने भी क्वेश्चंस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा वो सारे क्वेश्चन अच्छे ही होने वाले हैं। लिख लीजिए नंबर, करेंगे इसको अभी।
जी। एग्जाम्पल नंबर आ गया है 28। जरा मुझे बताइए पहले दिया क्या है, तीनों के मैग्नीट्यूड दे दिए, फिर मतलब सब सहमत हैं? तो ए वेक्टर को परपेंडिकुलर कहा है उसने सम ऑफ अदर टू, यानी ऐसे इन दोनों का सम करो तो फिर वो ए के परपेंडिकुलर आएगा, ये मतलब हुआ ना। ऐसे ही जो बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ही जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा। बताइए सहमत हैं ये वाली बात से भी? इसके बाद मोड में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला तो पता ही है हमें क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आता है। खैर पहले हम इसका इंतजाम देखें। अब मुझे बताओ दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। क्या कह रहे हैं, पर यहां दो नहीं है तीन है, ये पूरा एक है और ये एक है, दो हो गए ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी प्लस सी जीरो होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, ए डॉट बी प्लस जीरो, इस बात का यह मतलब होना चाहिए। एक बार ए डॉट बी लिखा, फिर एक बार ए डॉट सी लिखा, इन दोनों का सम जीरो है। ओके चलिए इस पे आए तो डायरेक्ट लिख के इसको, या पहले इससे ऐसी वाली लाइन दिखाऊं लिख के। ए और बी प्लस सी था तो ए डॉट, देखो बी प्लस सी आ गया। अब यहां पे तो एक बार आएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, ये भी जीरो होगा। थर्ड में आए तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी बराबर, ये भी जीरो होना चाहिए। ये तीन कंडीशन हमें समझ में आती हैं, जो इधर रखा था इसके हिसाब से हैं। ठीक है जी। अब हमें इसका हमला पता है, क्या लिखें, वी नो दैट, हम जानते हैं कि उसका ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। या तो चलो एक नया बच्चा है तो इसको दिखा देते हैं करके। भाई किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होता है उसी वेक्टर के, यानी ये पूरे के डॉट, इसी को दोबारा लिखना पड़ता है। वहां पढ़ाई नहीं हो रही क्या, तो मैं तो ध्यान है सबको कि इसका स्क्वायर को हम डॉट डॉट से दो बार लिख सकते हैं। अब इसको जब हम एक बार लिखते हैं ए डॉट ए, फिर एक बार ए डॉट बी, फिर एक बार ए डॉट सी, तीन आएंगे। फिर वही काम बी के लिए, बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी, नौ आ जाएंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई वाले। उन नौ में से जो पहला ए डॉट ए आएगा ना, सेम वेक्टर, वो बन जाता है हमारा क्या, मोड ए का स्क्वायर, सेम वाला। ऐसे ही बी डॉट बी जब आएगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में वो। ऐसे सी डॉट सी वाला जो आएगा वो, ये तीनों इकट्ठे लिख लिए। अब लिखते हैं जो डबल डबल वाला रहते हैं, ए डॉट बी वाला और फिर ए डॉट सी वाला प्लस, अब बी का नंबर बी डॉट ए वाला, ये रहा बी डॉट ए, अब बी डॉट सी, क्योंकि बी डॉट बी वाले को तो हमने यहां लिख दिया बीच में, तो बी डॉट सी का नंबर बचा प्लस, अब सी का नंबर, तो सी डॉट ए आएगा पहले, फिर आएगा सी डॉट बी, अब प्लस सी डॉट सी वाले को हम पहले लिख चुके हैं यहां पर। आ गए ना नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ठीक है। जिसमें ये और ये तीनों की वैल्यू हमें दे रखी है। ये थ्री का स्क्वायर है, ये फोर का स्क्वायर है और ये फाइव का स्क्वायर है। सही बात है यहां तक, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। थ्री का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 प्लस 25। अब जो बचे हुए हैं ना सब जीरो हैं। कैसे देखो, ए डॉट बी और ए डॉट सी मिला के जीरो हैं। देखे कहां पर है, यही तो है पूरा, देखो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी है ना, जीरो हो गई इसकी वैल्यू। अगला बी डॉट ए बी डॉट सी, ये रहा पूरा क्या है ये जीरो। सी डॉट ए सी डॉट बी, ये पूरा भी क्या है जीरो। तो आगे तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है कुछ, यानी कि यहां पर स्क्वायर चल रहा था, लेकिन एक ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या आया,
ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 25, और ये भी क्या होता है 25, यानी 50। 50 के ऊपर रूट लगेगा, नहीं लगेगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो, और 50 का रूट यानी 5√2। ये वैल्यू आई इसके मैग्नीट्यूड की। बताइए आ गया समझ में? जल्दी करो ताकि अगला करेंगे फिर। जो 29 एग्जाम्पल है वो फिर ऐसे वाला ही है, ए प्लस बी प्लस सी वाला, तो वो भी बढ़िया ही होना है। 29 में क्या गिवन है, देखो जरा बताओ क्या क्या गिवन है, वो क्या कंडीशन है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 हमें गिवन है। और क्या कहा फिर हमसे? ए डॉट बी, हाँ, की वैल्यू ढूंढनी है। इन मैग्नीट्यूड तो होंगे इनके, कितने हैं? 342। ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, सी का मैग्नीट्यूड पता है, 142 है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अलग अलग मैग्नीट्यूड्स हैं। सॉल्यूशन देखो जरा, सबका आंसर था ना, आंसर कितना है? आंसर सेम है ना? तो किसी की किताब में क्वेश्चन में मिसप्रिंट है बस, सॉल्यूशन में देखो सब में सेम होगा। सॉल्यूशन में क्या पुट करी वैल्यू देखो, 342 पुट करी है, तो आंसर अलग आ रहा होगा ना, लेकिन फिर मतलब आंसर भी अलग अलग है ना। चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूरा अलग, तो मिस प्रिंटिंग कह सकते हैं उसे। अरे कोई भी हो, हमें तो तरीका सीखना है बस, तुम्हें तो तरीका सीखना है, फिर जो क्वेश्चन में वैल्यू आएगी वो पुट कर देना, क्या फर्क पड़ता है क्या आंसर है क्या नहीं है। तरीका सीखो, मेन बात तो ये है। मुझे नहीं पता इसने कैसे किया, लेकिन हमें बताया कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ये पिछले क्वेश्चन वाला काम बन जाएगा, वही सेम डॉट प्रोडक्ट 2 बार, उसमें ये वाली वैल्यू आती है 2 बार। इसका भी ट्वाइस आता है, इसका भी ट्वाइस है, इसका भी ट्वाइस आता है, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड लें अगर, तो पहला स्टेप क्या लिखा जाएगा? ए बी सी का मैग्नीट्यूड, और स्क्वायरिंग भी कर ली साथ साथ। ये वेक्टर का सम 0 था, इधर ही मैग्नीट्यूड लिया, उधर भी 0 का मैग्नीट्यूड 0 रहेगा। अब दोनों स्क्वायरिंग कर ली, इसको हम बोल पाते हैं क्या? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। अब मैं इसे 2 बार लिख के नहीं दिखा रहा, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में कराई था, चीज उसके बाद वाला काम कर रहे हैं। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर आता है, और फिर 2 बार आता है 2ab, 2 बार आता है 2bc, और 2 बार आता है 2ca, ठीक है जी। और इसके इक्वल में तो 0 चल ही रहा है। अब ये वैल्यू अगर 342 है, अगर 342 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इन सब में से 2 कॉमन ले अगर, तो उस पूरी वैल्यू को म्यू बोल सकते नहीं बोल सकते, चेक करो। यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2 कॉमन ले तो म्यू तो बोल लेंगे फिर उसको, और बराबर में 0। 20 और 29, तो म्यू की वैल्यू क्या? माइनस के 29/2। आसानी से आ रही नहीं आ रही देखो। तो ये क्वेश्चन मिसलेनियस में है भले ही, लेकिन कोई ऐसी चिंता वाली चीज नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन मैं तुमसे बार बार कहता हूं, जितने भी क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी होंगे, उन्हें करने का तरीका मोस्टली का यही होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, फिर फॉर्मूला खोलो, वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। ऐसा समझ में आ गया तुम्हें? लेकिन जो 30 एग्जाम्पल है ना, उस पर इंपॉर्टेंट का निशान लगा लो, वो बहुत झकास क्वेश्चन है, एक बारी में समझ भी नहीं आएगा। जब भी प्रैक्टिस होगी तो 30 वाला अवश्य करिएगा, रिवीजन जब भी करोगे तो। अब जैसे देखो 28वां करा और 29वां करा, जब रिवीजन करोगे तो इन दोनों में से 28वें का रिवीजन करना, 29 को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल है, सेम है। इस तरीके से रिवीजन में हर क्वेश्चन नहीं देखा जाता, जिसपे कोई स्टार मार्क लगाया हो आपने कि थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको देखा जाता है रिवीजन में बस, ठीक है ना। तो 30 वाला पढ़िए और देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। किस किस को लगता है कि एग्जाम्पल नंबर 30 उसको समझ में आ रहा है ना? मैं तो पूछूंगा तुमसे, करना कैसे वो वाला तरीका तो अलग चीज होती है। देखो मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन तो समझा दो। अभी बहुत शांति है ना? नहीं देखो, अभी 4 बजने में लगभग लगभग 7-8 मिनट हैं, और वातावरण में बहुत शांति है। आधे घंटे में तूफान आने वाला है अभी। हाँ, लगभग लगभग 4:15 के आसपास या 4:20 के आसपास तूफान आ जाएगा। तूफान में भक्त आ जाएंगे ना, भक्त। ना वो तो तूफान शांत कर सकते हैं उसे हम बोल बोल के, इन्हें तो बोल के भी शांत नहीं कर सकते। अब कल मैं क्या कर रहा, बच्चों को क्वेश्चन दिया करने के लिए, बच्चे अलग कर रहे, मैं भी करते रहता हूँ, जिसको जो अटकेगा देख लेगा यहाँ पर। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो विश्वास मानो 1 2 3 लाइनें लिखी और 3 लाइनों में 4 गलतियां हुई, केवल इन भक्तों के चक्कर में। नवरात्र चल रहे हैं,
नवरात्र चल रहे हैं, आज तीसरा नवरात्र है, अभी तो 6 दिन और आएंगे आज मिला के। तो उन तीन स्टेप में 4 गलतियां हुई। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल चुप था, तो मेरा फोकस ही नहीं हो पा रहा क्वेश्चन पे इनके गानों के चक्कर में। और एक ही भजन गा रखा, मैं नाचू मैं नाचू मैं नाचू। और बस अभी देखते रहना तुम, जबकि तुम वहां पर थे और सोचो हम पे क्या बीत रही होगी यहाँ। और इन्हें कुछ नहीं समझ में आता, इन विचारों, इन मतलब भक्तों को। जरा बोलोगे मुझे कि हमें सबसे पहले वेक्टर कौन सा दिया है? नहीं, हमें एक वेक्टर गिवन है, पूरी वैल्यू। बताओ क्या है अल्फा की वैल्यू? 3 i कैप माइनस जे कैप कॉमा, बीटा भी गिवन है। हाँ तो बस आधा घंटा भी नहीं लो। बीटा बताओ, बीटा। बीटा वेक्टर हुआ 2 i कैप, बस। देखिए, अब हमें ये दो वेक्टर दे दिया उसने, अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर। हमसे कह रहा है कि बीटा को तोड़ो, सुन रहे हो? हमसे कह रहा है बीटा को तोड़ो दो वेक्टर्स की फॉर्म में। बीटा को तोड़ो यानी कि इसे दो वेक्टर में तोड़ो, ताकि उन दोनों को जोड़े तो वापिस ये मिल जाए। ठीक है ना? इसको तोड़ो दो की फॉर्म में, तो एक को बीटा 1, बीटा का है ना अंश, तो बीटा 1 बीटा 2 दो ले लेंगे। उन दोनों में जो एक बीटा 1 है वो तो पैरेलल है इसके, अल्फा के, और जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है इसी के। आगे बात समझ में? ठीक है, तो शुरू करें। तो हमने बीटा को दो में तोड़ा, बीटा 1 और बीटा 2। तो बीटा 1 के बारे में क्या बोला उसने? बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, यही बात है। बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा बोला था उसने, बोलिए। और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती थी? बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, बताइए। गर्मी का आभास हो रहा है, पसीने आ रहे हैं। बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा। आ रहा है याद? पैरेलल और कोलिनियर वाली के लिए कंडीशन के लिए हम लोग ए इज इक्वल टू लैम्डा बी का यूज करते थे। ये आपके लिए नई चीज है, आप ध्यान रखना। जब भी पैरेलल हो और या कोलिनियर हो तो एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर हम यहां से इसकी वैल्यू डाल दें, ये लैम्डा ऐसे कैसा, अल्फा की वैल्यू डाल दें यहां पर 3i - j। ठीक है, तो यहां से बीटा 1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3 λi - λj। बताइए, सही है? अभी परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा, जितना निचोड़ इसका कर सकते हैं ना, जैसे गन्ने के जूस वाला, दो गन्ने निकाल के उसे जितना निचोड़ सकता है, पहले फुल निचोड़ लेता है, कम पड़ जाए तो गन्ने निकालता है जूस निकालते वक्त। तो अब हमने बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा लेके एक चीज ढूंढ ली। अब बीटा 1 का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं हम बीटा 1 का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं? बीटा 2 को ढूंढने में। क्योंकि यहां पर देखिए, अगर ये जो बीटा वेक्टर है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 है। अब बीटा 1 की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दें, बीटा की तो ये पूरी वैल्यू यहां पे आई है, तो बीटा 2 मिल जाएगा, भले लैम्डा की फॉर्म में मिले। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम बताओ? क्योंकि बीटा 2 वाली कंडीशन जो है वो परपेंडिकुलर वाली है लैम्डा के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए बीटा 2 होना भी तो चाहिए कुछ, तो हम इसलिए ढूंढ रहे हैं बीटा 2 अभी। ठीक है ना? तो एक काम करें, इसको नंबर 2 लिखो, इसे फर्स्ट डाल दो, ताकि हम इसके बाद लिख दें पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो बीटा की वैल्यू ये रखते हैं लोग, क्या आएगा? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू बीटा 1 यानी 3 λi कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस बीटा 2 वेक्टर। यहां से बीटा 2 ढूंढूंगा, तो ये दोनों इधर भेज दें, तो बीटा 2 की वैल्यू बताइए। ये जो आई वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 λi, देखते रहो वरना लगेगा जादू हो गया। ये वाली वैल्यू इधर आएगी माइनस में, यहाँ पे भी था आई एक, तो अगर मैं आई कॉमन लूं तो 2 माइनस 3 बचना नहीं चाहिए, बचना चाहिए, बताओ। चलिए अब जे को लाएं, ये जे वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, जे प्लस लैम्डा जे, तो उसमें से क्या 1। ठीक है, ये अब बस, और तो है नहीं कुछ, ये पहले से बचा है माइनस का 3k, इसे और लिख दो। तो देखिए बीटा 2 आपके सामने हाजिर है, बीटा 1 ये था, बीटा 2 ये था। हालांकि बीटा 1 की मदद से ही हमें बीटा 2 मिला है, लेकिन अब हमें एक चीज और पता है, इसे ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। हमें दिया है बीटा 2 वेक्टर
इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। देखो इस वाली कंडीशन में बोला था कि एक वेक्टर अल्फा के पैरेलल था और एक वेक्टर अल्फा के परपेंडिकुलर था। तो अगर परपेंडिकुलर वाली बात करी जाए तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना चाहिए। तो बीटा 2 ये लिखा हुआ, अल्फा ये रहा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 कर दिया जाए तो लैम्डा मिल जाएगा, है ना। और लैम्डा तो चाहिए हमें, लैम्डा के मिलते ही उस लैम्डा को यहां पुट करें तो बीटा 2 मिल जाएगा, उस लैम्डा को यहां पुट करें तो बीटा 1 मिल जाएगा। वही दोनों तो कहते ढूंढने को उसने हमसे। आ रही है बात समझ में? तो बस डॉट प्रोडक्ट के लिए यहां पर लिख देते हैं बीटा 2 यानी ये वाला 2 माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3 के, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? अल्फा। अल्फा यानी 3i बराबर 0। अब संयम जी से पूछा जाए कि आपको डॉट प्रोडक्ट आता है क्या? आई वाले की केवल आई वाले से और जे वाले की केवल जे वाले से। सही बात है। अब आप लोग सॉल्व करिए। अब बताइए मुझे कि यहां से लैम्डा कितना आ रहा है। आई आवाज? ये लैम्डा की वैल्यू अब एक बार इक्वेशन 3 में पुट होगी और एक बार इक्वेशन नंबर 2 में पुट होगी, और वही हमारे बीटा 1 बीटा 2 यानी आंसर होंगे दोनों। तो क्या ऐसा लगा तुम्हें ये क्वेश्चन बढ़िया है? लेने के लायक है क्वेश्चन ये, और ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है भाई, इसलिए तैयारी सही तरीके से करना है इस क्वेश्चन की। चलो जल्दी से लैम्डा की वैल्यू 1/2 सेकंड और थर्ड में पुट करो और बताओ मुझे बीटा 1 कितना आया? 3/2 आई कैप। ओके, और बीटा 2 बताइए। लैम्डा की वैल्यू 1/2 2 माइनस 3/2 यानी हाफ आई कैप प्लस 3/2 3 के कैप। लीजिए जी, अगर आप अब मुंह जबानी कंफर्म करना चाहते हैं कि ये सही है कि गलत है तो कैसे चलेगा पता? इन दोनों को ऐड करके ये बीटा मिल जाना चाहिए, है ना। तो देखो आधा और 1.5 यानी 3/2, तो 2 आ जाएगा ना आई के साथ, ये रहा। जे के साथ में माइनस का हाफ है, प्लस का 1.5 है, तो प्लस का 1 बचेगा जे में, ये रहा। और वहां के है ही नहीं और यहाँ माइनस का 3 के है, तो ऐड करके वही आ जाएगा। सही है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है। अब मेरे ख्याल से एग्जाम्पल तो नहीं है कोई और? एक्सरसाइज चालू होगी ना। देखिए मिसलेनियस की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़िए। अब बताइए क्या वो मेरे को कराना चाहिए? पहला हो जाएगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज का मतलब शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं उनमें थर्ड या फोर्थ है मेरे को कराने लायक क्वेश्चन, जिसमें एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है। थर्ड है ना वो, तो शायद आप लोग ही पढ़ के देखो तो थर्ड क्वेश्चन ही सबसे पहला क्वेश्चन होगा जो मुझे कराना चाहिए। एक लड़की कितना कितना चल रही है बताओ पढ़ के। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हाँ जी, कहां से चली? 4 किलोमीटर वेस्ट यानी यहां से चली होगी ना। 4 किलोमीटर वेस्ट यानी कि लगभग लगभग यहां तक चली होगी। फिर हाँ क्या, यहां पर आकर यहां पर आकर रुकी होगी वो, और फिर क्या करा उसने? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ। देखो यहां से नॉर्थ ऐसे होगा ना, इस नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट ऐसे घूम गई होगी ना। देखो नॉर्थ से ईस्ट इस तरफ है ना, ये रहा ईस्ट इधर, तो 30 डिग्री ईस्ट इधर होती। अगर वो बोलते नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो वो यहां जाके थोड़ा सा इधर घूम जाती है हल्की सी वेस्ट की तरफ। उसने कहा नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ के देखो उस तरफ है, तो वो हल्का सा ऐसे गई होगी। यानी यहां आके वो, अगर हम यहां पर एक टेम्परेरी ऐसे करके ये वाला नॉर्थ साउथ बना लें, तो इसके 30 डिग्री ऐसे गई वो, और यहां पर एंगल है 30 डिग्री, यानी नीचे वाला एंगल 60 हो गया होगा ऑटोमेटिकली। फिर नॉर्थ के 30 डिग्री गई है तो ऊपर वाला तो होना चाहिए नॉर्थ के 30 डिग्री। तो नॉर्थ गई पहले और नॉर्थ से 30 डिग्री मूव करके ऐसे करके, तो नॉर्थ से बनना चाहिए 30 डिग्री, नीचे वाला 60 होगा अलग ही। ठीक है, अब ये तो बताओ कितना गई है? 3 किलोमीटर। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट उसका इनिशियल पॉइंट से, ये है ना। अगर इसको ओ लें, इसको ए लें, इसको बी लें,
ट्रायंगल लॉ लगाए एडिशन का, तो ट्रायंगल लॉ कहता है ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, आ रहा है याद? यहां से शुरू करा तो पहले ओ ए, फिर यहीं से अगला ए बी प्लस, नहीं सॉरी, इक्वल टू लास्ट में जहां पहला शुरू करा वहां से जहां लास्ट खत्म हुआ वहां तक। तो हमें ये ओ बी ढूंढने को कह रहा है वो, हमें ओ बी ढूंढने को कहा है उसने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर ओ ए की बात करें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड गई वो, क्या वो ये होना चाहिए? चेक करो। अगर उसे बोलते वो यहां से ईस्ट की तरफ गई तो प्लस का 4 आई ले लेते, इस तरह जाती अगर, तो वो लेफ्ट में गई यानी वेस्ट की साइड, तो इसलिए माइनस का 4 आई लिया। आई क्यों लिया? क्योंकि वो एक्स एक्सिस की तरफ गई है, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आई ही होता है। अब मजे की बात तो ये है कि इसको ढूंढना पड़ेगा, इस वेक्टर को। कैसे ढूंढते हैं इस वेक्टर को? क्योंकि ऊपर वाला एंगल 30 है, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा नीचे वाला, फिर कैसे ढूंढ पाएंगे? यस, ए बी वेक्टर। इसको एक काम करते हैं, अभी लिखते ही नहीं माइनस के 4 आई को भी। यहां पर ओ ए वेक्टर, इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल के ओ ए लिख दिया मैंने माइनस का 4 आई, और ए बी वेक्टर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है इस ए बी वेक्टर के अंदर आई यानी एक्स एक्स का कंपोनेंट होगा? होगा? क्या आपको लगता है इसके अंदर वाई एक्स का कंपोनेंट होगा? यानी आई अजय दोनों आएंगे। तो आप इस वेक्टर को रिजॉल्व करो। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ए बी साइन थीटा, दोनों आ जाएंगे इस वेक्टर के अंदर। आया याद कुछ फिजिक्स का काम? तो ए बी वेक्टर क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा, साथ में, अरे आई नहीं बोलोगे साथ में, प्लस ए बी वाई लगा लो। हाँ, ए बी इसने कितना बोला था? 3 किलोमीटर गई थी, कितना गई थी ये? 3। अच्छा, यहाँ पे ए बी लगा, ए बी के ऊपर वेक्टर लगाना चाहिए या फिर ऐसे लिखना चाहिए? मोड आना चाहिए, डिस्टेंस के साथ में कॉस थीटा, वेक्टर नहीं आएगा उसका, ठीक है ना? तो ए बी कॉस थीटा की वैल्यू बताओ देख के जरा। यहाँ ये ट्रायंगल तुम्हें छोटा लग रहा है ना देखने में? ऐसे है ये, देखो ये एंगल 60 है, ये 3 है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला होगा, और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट यानी ये वाला होगा। तो जब कॉस थीटा निकालोगे आप लोग, बेस क्या लिखो इसको? 4 नहीं आएगा बेस, 4 तो ये पूरा है, जबकि बेस तो यहीं रुक गया ना, देख यहां से आता पूरा 4 था, तो कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन 3। हमें बेस इसे ढूंढना है, और थीटा की जगह पर 60, तो बेस मिल जाएगा ना यहां से 3/2, तो यहां पर 3/2 आई क्या कर दूं? आया समझ में? ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में एक बार साइन 60 निकालो, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट यानी ये वाला हिस्सा भी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर यानी अपॉन हाइपोटेन्यूज 3, सही है ना? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू साइन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो आ गई मुखिया। अब बड़ी नहीं आवाज बड़ी, ये आएगा ना, देखो परपेंडिकुलर 3√3/2, यहां पे पुट कर दे ये साइन थीटा की। एक मिनट यार, ए बी हमने 3 लिखा था, कॉस 60 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते, उसकी जरूरत क्या थी? ओके, देखो यहां पर हमने जो ये चीज थी ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरा था यानी बेस, क्योंकि हमने वहां ढूंढ लिया है, तो अब सीधे तुम बेस की वैल्यू लिखो कितनी है। ये पूरा बेस है, देखो ये पूरा प्लस, और ये पूरा क्या है? परपेंडिकुलर ए बी साइन थीटा, क्या है उसकी वैल्यू? जे कैप। ये आया हमारा ए बी वेक्टर। अब आप लोग इस वैल्यू को ए बी की जगह पुट करेंगे, और ओ ए की वैल्यू ये निकली हुई, इन दोनों को जरा सिंप्लीफाई करिए, बताइए ओ बी मैच कर रहा नहीं कर रहा? ओ बी निकालना है ना, हमने ओ ए ढूंढ लिया, ये ए बी भी ढूंढ लिया, यहां पुट करो दोनों को, आई वाले इकट्ठे करो, जे वाले इकट्ठे करो, और आंसर मैच करो। ये अकेला क्वेश्चन ऐसा है पूरी एनसीईआरटी में, ये वाला, जिसमें रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज किसी क्वेश्चन में नहीं पड़ती जरूरत।
अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो एक दो ही गा रहे हैं। अभी तो करिए, मैच करिए आंसर। 3/2 आई है, माइनस का 4 है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करना है और माइनस के 4i को यहाँ, तो रिजल्टेंट यानी ओबी वेक्टर आ जाएगा आंसर। तो जितनी भी इस क्वेश्चन में मेहनत है, इस क्वेश्चन में जितनी भी मेहनत है, वो केवल इस डायग्राम को बना के इस ए बी वेक्टर को ढूंढने की है बस। थोड़ा सावधानी से करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये अपने आप में अकेला क्वेश्चन है, इसमें ऐसे रिजोल्यूशन लिखने पड़े हैं, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, निशान लगा लो ताकि रिवीजन के टाइम पे इस पर नजर जरूर पड़े, ठीक है। चलिए, ये थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ पढ़िए कौन सा है। चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या कह रहा है फोर्थ में। अच्छा, तो क्या उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, हैं? कुछ कहना चाहेंगे फिर इसमें? अगर एक वेक्टर दो वेक्टर के सम के बराबर है, तो क्या ये ऐसा, ये ना होगा कि नहीं होगा? क्या कहते हैं आप लोग? ये अगर है गिवन, तो क्या ये सही होगा हमेशा? निधिकांक्षा ने तो मना कर दिया, लेकिन क्यों मना करा वो इसे भी नहीं पता। नहीं होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, अब अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल सेलेक्ट करो ए और बी की सी के हिसाब से, तो कैसे करोगे शुरुआत? जस्टिफाई करने को कहा उसने कि नहीं कहा? देखो, तो एग्जाम्पल लेट करो पहले, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसे करें एग्जाम्पल लेट, कैसे करें? मैडम जस्टिफाई तो करोगे, लेकिन एग्जाम्पल लेट करो, कैसे करोगे? ए वेक्टर नहीं लेट करेंगे हम बी और सी लेट करेंगे बस, क्योंकि उन दोनों को सम करके तो ए मिल ही जाएगा ना हमें, ठीक है। तो बी वेक्टर कुछ भी लेट कर लीजिए। क्या लूं बी बताओ? आई प्लस जे प्लस के, ऐश्वर्या की बात मान ली। सी क्या लेट करूं बताओ? हैं? 3 4 5। जो ही जोर से नहीं बोलते तुम यार। अब इन दोनों से हमें ए मिल जाएगा। अब चेक करो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा फिर। 4 5 और 6 का मैग्नीट्यूड 16 प्लस 25 और प्लस 36। 16 25 और 36। ए वेक्टर कितना मिला हमको? 4 आई कैप 5 जे कैप और 6 के कैप। और अगर ए का ढूंढा हमने मैग्नीट्यूड, तो 16 25 और 36 कितना आएगा ये रूट में? 77। ए का मैग्नीट्यूड, लेफ्ट वाली वैल्यू आगे रूट में 77। इसके फैक्टर भी नहीं कर सकते, 11 7 जा होते हैं तो कोई फायदा नहीं करके। खैर, बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √3। सी का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी हाँ, तो रूट में रहने दो। हालांकि इसको 5/2 लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, अभी मत लिखो। अब चेक करो, क्या ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, इन दोनों रूट वाली वैल्यू को ऐड कर सकते हो आप? नहीं। तो हम ये बात साफ साफ कह सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर का मतलब वेक्टर हमें दो वेक्टर को ऐड करके मिल रहा है, तो ये चीज उनके मैग्नीट्यूड को सेटिस्फाई नहीं करती है, ठीक है ना। या नॉट इक्वल लगा दें, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड। अच्छी बात है, हमेशा के लिए नहीं होगा ना जिसमें सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि आप 50 केस ले लो ऐसे जो सेटिस्फाई कर रहे हो, और उस पर एक केस भी भारी होगा, सही कह रहे बिल्कुल, ये जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, वो एक केस अकेला ये साबित कर देगा कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होती। तो आप बेहतर है वो 50 ढूंढने से अच्छा वो एक ढूंढो जिसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। ओके, सही है भाई। ये था फोर्थ। अब पढ़ेंगे हम पांचवा। बताइए पढ़ के कौन सा है पांचवा? अब थोड़ी सी अपनी साउंड बढ़ा लो। कुछ दे रखा है, ऐसे बोलते सर कुछ दे रखा है, कुछ ऐसा कह रहा है। इधर कितनी जगह देखना, यहां तक आ रहा है, हाथ दिख रहा है मेरा? ठीक है, तो जरा ऐसा बताओ, एक्स आई कैप जे कैप, ये पूरा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होगी, है ना। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे इसका? पहले इस एक्स की इन तीनों में इंटू कर दें, एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के बन जाएगा। और जब मैग्नीट्यूड का नंबर आएगा तो आई का कोफिशिएंट एक्स तो उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट एक्स तो उसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट भी एक्स होगा उसका भी स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 3 एक्स तो बाहर निकल जाएगा ना एक्स स्क्वायर होने के चक्कर में। तो एक्स की वैल्यू पूछी थी ना, ये नंबर था
5वां है नहीं आसान? बिल्कुल। मैच करो आंसर जरा, या देख लिया पहले ही? है ना, माइनस भी है ना वहां? सोचो क्यों आएगा माइनस फिर? अगर एक्स की वैल्यू सपोज करो 1/√3 होती, तब भी उस स्क्वायर होने के चक्कर में आता तो 3x² ही, और एक्स की वैल्यू माइनस की 1/√3 होती, तब भी स्क्वायर होने के चक्कर में सारे आते तो वैल्यू यही। इसलिए यहां पर आप लगा लो इस तरफ +-1 और यहां लगाओ प्लस की, क्योंकि एक्स की वैल्यू दोनों आएंगी, प्लस वाले से भी वही आंसर आएगा, माइनस वाले से भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ये था 5वां। छठा पढ़िए, मिटा दो वाला हिस्सा। भाई निधि का आंसर कह रही छठा हो जाएगा, बाकी लोग छठा क्वेश्चन पढ़ो भाई। इन्होंने तो किसी ने भी नहीं कहा कुछ, पढ़ के बता दो मुझे। चलो, तो ये तो एग्जाम्पल किया था हमने उसमें डॉट प्रोडक्ट से पहले वाली एक्सरसाइज में। यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो पैरेलल था, तो डॉट प्रोडक्ट से पहले वाली एक्सरसाइज में था। यूनिट वेक्टर फाइंड करो परपेंडिकुलर बोला था, तो वो क्रॉस से पहले वाली एक्सरसाइज में था, परपेंडिकुलर वाला, और पैरेलल वाला डॉट से पहले वाली में था। दो क्वेश्चन दोनों कर रहे थे हमने, पैरेलल भी किया था, परपेंडिकुलर भी किया था। बस अंतर इतना है, वहां पर जो पैरेलल था वो एक वेक्टर के था, है ना। यहाँ पे पहले सम कर लेंगे उन दोनों वेक्टर्स का, तो बात हो जाएगी पुराने वाली। ठीक है, छठा हो गया। सातवां पढ़िए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। चलो करो, जल्दी जल्दी कर देंगे फिर इसे, आसान है ना। ए वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या है? i + j, i + j + k। और बी वेक्टर क्या है? और सी? ये तीनों वेक्टर दे दिए, हमसे कह रहा है एक ढूंढो यूनिट वेक्टर जो कि 2a एक ऐसा यूनिट वेक्टर ढूंढिए जो इस पूरे के पैरेलल हो। इस पूरे के पैरेलल का मतलब तो बाद की बात है, पहले ये पूरा तो ढूंढ लो। इसमें 2 की इंटू करो, माइनस ये ऐसे कैसा, और इसमें 3 की इंटू करके इसको एक नया वेक्टर मान ले, क्या? डी वेक्टर। तो जरा सॉल्व करो, अब बताओ डी वेक्टर कितना आ रहा है? -3j। लो भाई मैच करो, सौभाग्य ने डी वेक्टर बता दिया। ठीक है, अब ठीक है, डी वेक्टर हमसे कहा एक ऐसा यूनिट वेक्टर ढूंढो जो इसके पैरेलल हो। अगर इसका यूनिट वेक्टर ढूंढ लें, डी का यूनिट वेक्टर ढूंढ लें, तो वो डी के से पैरेलल आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट था। तो हमें केवल क्या ढूंढना है? डी कैप। डी कैप ढूंढना है हमें, तो वो आएगा डी का डी वेक्टर अपॉन डी का मैग्नीट्यूड। तो ये वो यूनिट वेक्टर होगा जो ऑटोमेटिकली डी के ही डायरेक्शन में होगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 9 और 9 18 और 4 22, 11 दूनी 22, कोई फायदा नहीं। यानी 3 अपॉन रूट में 22 i -3 रूट में 22 j प्लस 2 अपॉन में 22 k। ये होना चाहिए हमारा वो यूनिट वेक्टर जो कि क्या? d यानी 2a - b + 3c के पैरेलल होगा। आसान है। जो क्वेश्चन वो सेकंड जो बोली थी मैंने डॉट से पहले वाली एक्सरसाइज में एग्जांपल था, उसमें ये वेक्टर दिया हुआ था डायरेक्टली और कह रहा था इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर ढूंढो। ऐसे क्वेश्चन पिछला वाला था अभी। तो हमने ये पूरी वाली ढूंढ ली, पहले नया वेक्टर ढूंढ लिया, अब इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर ढूंढना हमें आता है, बस डी कैप निकाल दिया। ठीक है जी, चलिए 8वां पढ़ें। जोही जी ठीक है, दक्ष ठीक है, चलिए 8वां। शो करिए पॉइंट ये तीनों आर कोलिनियर। कोलिनियर करने वाला काम तो हमें पता है, एक बार ढूंढ लेंगे ए बी वेक्टर, एक बार ढूंढ लेंगे बी सी वेक्टर, और फिर ए इक्वल टू लैम्डा बी टाइप कुछ बन रहा हो, कुछ ना कुछ। अगर मान लो ए बी और बी सी ढूंढने पर ए इक्वल टू लैम्डा बी नहीं बन रहा, तो एक बार ए सी भी ढूंढ लेना ना। ए बी, बी सी और ए सी, तीन ऑप्शन है आपके पास, तीनों को ढूंढ लेना, किसी भी एक में से कुछ कॉमन लेके कोई दूसरा मिल रहा होगा। ठीक है, और फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। फाइंड द रेशियो, कैसे ढूंढते हैं रेशियो? वेक्टर में कैसे करेंगे? जो हमें फॉर्मूला लिखवाया था, एम बी वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर अपॉन
m प्लस n। लेकिन इत्तेफाक से जब रेशियो ढूंढना होता है तो हम k रेशियो 1 लेके चलते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो आप m और n के बदले k रेशियो 1 लेके चलेंगे, ठीक है। और a और c के बीच में b वेक्टर दे रखा है, एक बार b वेक्टर हम खुद कंपेयर कर लेंगे, मतलब मिल जाएगा हमें, दोनों कंपेयर कर लेंगे तो k मिल जाएगा हमें। बात समझ में आ रही है? दिखाऊं करके? समझ में आ गई सबको? सब आगे करके दिखाऊं क्या? पक्का? देखो किसी को भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आ रहा समझ में तो बोल दो, जहां इतने क्वेश्चन हो रहे एक और हो जाएगा। कोलिनेट नहीं दिखाऊंगा करके बस। नाइन्थ में निकालना है पोजीशन वेक्टर, तो मिड पॉइंट करना भी वही बात होती है जो सेकंड फॉर्मूले में सेक्शन रेशियो ढूंढने वाला काम था। यानी ऐसा मान लें कि 8th और 9th दोनों क्वेश्चन यही ऐसे हैं। अगर नहीं होते तुम्हारे तो तुम लोग अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है ना। ये मत सोचना कि नहीं हुए तो क्या बोलेंगे सर ये और वो, नहीं हुए तो नहीं हुए, ठीक है जी। 10th वाला पढ़िए। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दे दी एक्सटर्नली, यानी कि जो जो पॉइंट डिवाइड करता है बीच में, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो बीच में ना होके बाहर है, तो जो रेशियो लेते थे वो सेक्शन मामले में ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस आता था बस। 10वें वाले में क्या बोल रहा है? फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। देखे जरा क्या नंबर है इस क्वेश्चन का? 10। देखो 1 और 2। अब तुम बताओ, आवाज में अंतर नहीं आ गया? पूरी जो शांति थी, शांति बढ़िया वाली, वो कतई भंग हो गई है। गर्मी लग रही है? मेरे को पसीने आ रहे हैं यार। पंखा चलाओ तो ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। जरा मुझे बताओ, दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर क्या थे? वेक्टर क्या थे वो? चेक करते रहना बाकी लोग। हाँ अगला ऐसे एडजेसेंट साइड्स थी तो एक ही हो गई, एक ही हो गई, दोनों कोई इनिशियल होंगी ना फिर तो। अब हमसे पूछा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो डायगोनल तो ये होगा, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन फिर से वही है जो इससे पहले वाला किया था, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a माइनस बी प्लस 3c वाले की तरह। अगर 2a माइनस बी प्लस 3c को ढूंढ के पहले d मान लिया था तो बस उसी के पैरेलल यूनिट वेक्टर ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं था। तो यहां बताओ इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा? बस हम इसे ढूंढ लें, इसे ढूंढ लें तो इसी का यूनिट वेक्टर इसी के पैरेलल ही आएगा अपने आप ही। तो मेन काम क्या है हमारे पास? केवल बस जिस चीज के भी पैरेलल यूनिट वेक्टर ढूंढने को कहता है वो, हमें वो चीज ढूंढनी होती है बस। तो डायगोनल कैसे मिलेगा? आपको नहीं लगता ये i माइनस टू जे प्लस थ्री के जो यहां पर है, यहां पर भी होगा पैरेलल है तो इसकी जगह पर i माइनस टू जे माइनस थ्री के लिख दें। अब आपको नहीं लगता कि अगर जो डायगोनल वेक्टर है, ऐसे लिख दो डायगोनल वेक्टर को, ए सी वेक्टर आएगा ना डायगोनल पे, क्या लिखेंगे उसे? ए बी प्लस बी सी। तो अपने हिसाब से लिख दे ना, ए बी प्लस बी सी, ए सी तो आएगा वो। अब क्या बचा? 2i प्लस आई 3i माइनस 6j प्लस 2k। बताइए यही तो है डायगोनल वेक्टर, जो कि सिंपल एडिशन से मिल जाएगा। अब हमें ये वेक्टर मिल चुका डायगोनल वेक्टर, अब इसी का हमें क्या ढूंढना होगा? यूनिट वेक्टर। तो ए सी वेक्टर अपॉन में ए सी का मैग्नीट्यूड, यही तो आंसर होगा बस। जल्दी से करके खत्म करो फिर अगला करेंगे। 7 आ जाएगा ना, 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। आंसर 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। सही है? 10th हो गया। 11 देखें? अरे रे रे रे, ये तो कर रखा हमने पहले ही, पहली जने दूसरे एक्सरसाइज में था ना, इक्वली इंक्लाइंड वाला वो, ये तो कर रखा हमने इक्वली इंक्लाइंड वाला। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन। वो 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, एल की वैल्यू आ जाएगी उससे। ठीक है जी। 12th करते हैं चलो। इसमें थोड़ा सा ना 12th वाले में कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है, इसलिए सब लोग अपनी कॉपी पेन पकड़ के बैठिए और कोई लापरवाही नहीं। 12th है ना क्वेश्चन ये। ए वेक्टर कितना है? ओके, बी कैप चेक भी कर लीजिए, मैं लिख रहा हूं सही है। रख मारा है, ठीक है। हमें क्या करने के लिए इसमें डी वेक्टर ढूंढना है सच दैट डी ए के परपेंडुलर है। क्या मतलब हुआ जो इसका? इसका मतलब, अरे मतलब तो बताओ। जो जी कहना चाहते हैं हमसे मत पूछो, ये तो बात ठीक है।
हम इससे क्या फायदा उठा सकते हैं? जो जी कह रहे हैं, अच्छा ये पूछ रहे थे क्या? हाँ यही पूछ रहे थे हम। ठीक है जी, आप भी ये कहना चाह रही हो? तो पहले एक काम करो, ये सब करने से पहले एक डी वेक्टर जो ढूंढने को कहा उसे लेट कर लो पहले। लेट करते हैं डी वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के। अब हमें बोला डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए के, डी परपेंडिकुलर है बी के। जब डी ए के परपेंडिकुलर है तो डी डॉट ए जीरो होना चाहिए। तो ये रहा डी आपके सामने, ये रहा ए आपके सामने। बताओगे डॉट प्रोडक्ट करके क्या इक्वेशन बनेगी? मैं देख नहीं रहा हूं, बता देना भाई सही है गलत। सही है क्या? डी डॉट ए, ये टू जेड में कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, डी डॉट बी बताओ, जीरो करना हो जब तो डी डॉट बी को जीरो करना हो तो मैडम बोलो 3x। एक चीज और दे रखी है, डी डॉट सी बराबर 15, उसे यहां कर लेते हैं डी डॉट सी बराबर 15। अब फिर डी डॉट सी करिए, ये रहा डी वो रहा सी, यानी 2x बराबर, और ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, सेकंड थर्ड फोर्थ, और तीन ही वेरिएबल है। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ वही तो पूछ रहे हैं कैसे कर देंगे। एलिमिनेशन लगाओ जरा सब लोग अपने अपने तरीके से एलिमिनेशन। किसी की कोई वैल्यू आई, जेड की आ गई, बताओ कितनी? 30, पूरी 30। और कोई बताओ भाई? 12th वाले बच्चे हैं, तीन इक्वेशन से तीन वेरिएबल ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं है। वाई क्या गई बताओ? 5/3। गलत भी हो सकती है कोई भी वैल्यू, वो अभी किसी और की आएंगी तब चलेगी पता। मुझे नहीं लगता कि अब आंसर आएगा किसी का, आना तो अब तक आ जाता। इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। माइनस की 7, 79, 70। चलिए भाई चलिए, आ जाओ, इन दोनों को मिटा रहा हूं ठीक है मैं। और मैं एक अच्छा तरीका बता रहा हूं तुम्हें, देख लो तुम्हारे पास किताबें हैं। तेरा 70 आ रहा था माइनस का, एक कान में तो ये है, मैंने कहा नहीं साउंड बढ़ा लो अपना, एक ही कान काम करता है इस वक्त, ऊपर से उस कान में डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। आरंभिका मैडम मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। दक्ष महाराज बताऊं क्या? आ देखो मेरा तरीका, देखो मेरा तरीका। इन तीनों इक्वेशन में वाई क्या था तेरा? चलो अब तो पूरा बताऊंगा मैं। इन तीनों इक्वेशन में सबसे आसानी से, मैंने बताया तुमने लेकिन ना जेड इन तीनों में सबसे आसान इक्वेशन अगर ढूंढी जाए तो ये वाली है। आसान इक्वेशन किस सेंस में कह रहा हूं? क्योंकि इसी इक्वेशन में एक y अकेला है, यहाँ पे x अकेला है। मतलब किसी भी एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल लो पहले। मान लो इस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाल ली, क्या आएगी वो? माइनस का 4y माइनस का 2z। ठीक है, सुन रहे हो? x की वैल्यू आपने किसी भी एक से, चाहे x चाहे y चाहे z, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ के x की वैल्यू निकाल लो y z के टर्म में, या फिर y की निकाल लो x z के टर्म में। हमने x की निकाल ली, यहां से आराम से निकल रही थी। ये x की वैल्यू बची हुई दोनों इक्वेशन में पुट कर दो, ये x की वैल्यू बची हुई दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या लिखो यहां पर? पुट इन 3 एंड 4। अगर 3 में x की जगह पुट करूं तो ये इक्वेशन भी yz में बनेगी, ये इक्वेशन भी yz में बनेगी। अब फिर उन दोनों इक्वेशंस को yz को एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। सही है? फिर भूल जाओ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर कुछ बच्चे इन दोनों में एलिमिनेशन लगा के कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी कभी बहुत अजीब गरीब वैल्यू आए ना अगर, तो वो तरीके काम नहीं करेंगे फिर। लेकिन ये तरीका हमेशा काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से एक वेरिएबल को हटा ही देते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से एक वैल्यू उठाओ और उस वैल्यू को बची हुई दो इक्वेशन में पुट कर दो, ताकि वो दोनों इक्वेशन सेम वेरिएबल्स में आ जाए, वाई और जेड या एक्स जेड या एक्स वाई में बस। और फिर उन दोनों को सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। हम पहुंचे 12th पे और हैं कितने? 19। चलो एग्जाम्पल भी तो करे आज। समझ में आ गया ना सबको? थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी लेकिन आंसर सही आएगा फिर उससे। x की वैल्यू 160/3, y की वैल्यू और z की हमें नहीं पता किन दोनों की अप्लाई कर रही है। इस वाले में ये x की वैल्यू यहाँ डालेंगे। यहाँ -12y में क्या कर रही है? इंटू 3 की इंटू इसमें करेगी तो माइनस का 12y, और माइनस का ही आएगा 6z, फिर माइनस का 12y माइनस का 2y माइनस का 14y बन जाएगी एक, और माइनस का 6z प्लस का 7z आएगा प्लस का z, यानी माइनस का
12 तो ज्यादा, माइनस का 14y प्लस का z बराबर 0। एक इक्वेशन ये बनेगी। तुमने देख लिया आंसर पीछे प्लस ये, कोई बात नहीं, हमारे काम था आपको तरीका बताना, सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। कायदे से तुम्हें सबको ध्यान रहना चाहिए था, लेकिन नहीं रह पाया ध्यान। एक दो को आया सॉल्व करना, वो भी डरते डरते देखा उन लोगों ने भी। किताब में चेक कर लो अपनी, हमें नहीं पता। अरे भाई पूरा चेक करना, अभी किसी ने पूरा तो किया नहीं। तीनों वैल्यू आ गई, ये प्लस की, ये माइनस की, और ये भी माइनस की आ रही है, और आंसर में ये माइनस की है। अजीब ही है यार तुम्हारा चक्कर। मिसलेनियस के 10th की मिसलेनियस का 12th, 10th की मिसलेनियस का 12th। मेरा तो बस ये यहाँ सही है, यही माइनस में है बस, ना मैं नहीं कर रहा। 12th वाले बच्चों की भी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी क्या? तो कर लो चेंज अपने आप, क्या करें, पीछे गलत हो सकता है। और क्या करूं बता, तो तेरा भी आ रहा, उसका भी आ रहा, वो भी कह रही है माइनस आ रहा है, तो गलत होगा पीछे बस। मतलब मैं वो कहना चाह रहा हूँ, 12th के बच्चे इस चीज पे मतलब टेंशन लेंगे क्या कि प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हें अपनी कैलकुलेशन पे विश्वास है तो अपने पे टिके रहो आंसर पे बस, पीछे गलत होगा सिंपल। मुद्दा यह है कि क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, पीछे वाला आंसर मैच करे या ना करे, जबकि हमें पता है कितनी गलतियां हैं इनमें एनसीईआरटी में। अभी थोड़ी देर पहले 4 3 2 1 पता क्या क्या दे रखे थे वो वैल्यू। ठीक है भाई, अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में इसके आगे करेंगे हम लोग। तब तक आप लोग यहाँ 12th क्वेश्चन तक एग्जाम्पल सारे और 12th क्वेश्चन तक सब करके लाएंगे, ठीक है, चलिए।